नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो केरल के शांत कुड़ाथाई गांव से निकली है, लेकिन जिसकी गूंज पूरे देश ने सुनी। ये कहानी है भरोसे की, धोखे की और एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की जो 18 साल तक चला। सोचिए, एक ही परिवार और 6 रहस्यमयी मौतें, जिन्हें लंबे समय तक कुदरती माना गया। और इस सब के बिल्कुल केंद्र में है एक नाम, जॉली जोसेफ। जॉली जोसेफ? हाँ, बाहर से देखें तो वो एक आदर्श महिला थी, मिलनसार, धार्मिक, सबकी मदद करने वाली। पर इस छवि के पीछे क्या छिपा था, वो सोचकर भी क्या कहते हैं, सिहरन होती है। बिल्कुल। सवाल यही है कि कोई इंसान कैसे इतने सालों तक अपने ही करीबियों को जहर देता रहा और किसी को शक तक नहीं हुआ। हाँ, ये पहेली है। हाँ, और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सब असल घटना और जो जानकारी सामने आई है उसी पे आधारित है। वो क्या था जिसने इस सच को इतने लंबे वक्त तक छुपाए रखा? चलिए इस उलझी हुई कहानी की पर्दे खोलने की कोशिश करते हैं। ये कहानी वाकई बहुत पेचीदा है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये भी दिखाती है कि कैसे हमारी सामाजिक छवि, हमारे रिश्ते सच्चाई पर पर्दा डाल सकते हैं। कुड़ाथाई जैसे छोटे आपस में जुड़े हुए गांव में जॉली ने जो अपनी पहचान बनाई थी, वो कमाल की थी। हाँ बिल्कुल, कुड़ाथाई गांव। सोचिए, नारियल के पेड़, शांत वातावरण, और इसी माहौल में जॉली एक जिम्मेदार बहू, एक प्यारी माँ और पत्नी, ये सब भूमिकाएं निभा रही थी। जी। पारिवारिक फंक्शन हो, पड़ोसियों के साथ मिलना जुलना हो, वो हमेशा आगे रहती, मदद करती, मुस्कुराती हुई। लोगों को लगता था कि वो परिवार की धुरी है, सबको जोड़ के रखती है। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक पहलू आता है जिसे समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक मुखौटा नहीं था, ये एक हथियार था। हथियार? हाँ, समाज खासकर छोटे समुदायों में अक्सर एक अच्छी महिला या आदर्श बहू की बनी बनाई छवि पर सवाल उठाने से हिचकिचाता है। सही बात है। जॉली ने सामाजिक सोच का शायद अनजाने में या जानबूझकर बहुत चालाकी से फायदा उठाया। लोग जो देखते थे उसी पर यकीन करते रहे, और यही यकीन उसके इरादों पर सबसे मोटा पर्दा बना रहा। ये भरोसे का एक बहुत ठंडा सोचा समझा दुरुपयोग था। और इसी भरोसे की नींव पर पहली दुखद घटना हुई साल 2002 में। परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य, जॉली की सास अन्ना माँ थॉमस, पूजा के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, वो गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक। उम्र भी थी तो लोगों ने मान लिया। हाँ, उम्र दराज थे तो किसी को बहुत ज्यादा शक नहीं हुआ। सबने दुख मनाया, और जॉली का दुख तो शायद सबसे ज्यादा असली लग रहा था उस वक्त। लेकिन बाद में जो शक गहराया वो ये था कि शायद उस सुबह अन्नामा की कॉफी में कुछ मिला था, कुछ ऐसा जिसने हार्ट अटैक जैसे लक्षण पैदा किए। पोटाशियम साइनाइड। और इसका चुनाव भी अपने आप में बड़ा रणनीतिक लगता है। पोटेशियम साइनाइड बहुत तेजी से असर करता है जी। और इसके लक्षण जैसे सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, बेहोशी, ये कई दूसरी मेडिकल इमरजेंसी, खासकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसे लग सकते हैं। अच्छा। और एक और बात, अगर कम मात्रा में दिया जाए तो इसकी हल्की कड़वी बादाम जैसी गंध होती है, वो अक्सर खाने पीने की तेज गंध में छिप जाती है और हर कोई इसे सूंघ भी नहीं पाता। पहचानना मुश्किल। हाँ, इसे पानी या खाने में घोलना आसान है। बिना किसी ठोस शक के शुरुआती जांच में इसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब मौत अचानक हुई हो। और शायद यही हुआ, पहली मौत पर पर्दा पड़ा रहा। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2002 के बाद मौतों का एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ जो 2016 तक चला। अन्नामा थॉमस के बाद उनके पति यानी जॉली के ससुर टॉम थॉमस की मौत हुई। फिर पति की? हाँ, 2011 में जॉली के अपने पति रॉय थॉमस, उसके बाद परिवार के दूसरे सदस्य भी, रॉय का भाई, एक और रिश्तेदार, महिला, कुल 6 मौतें एक ही परिवार के दायरे में। 6 मौतें एक ही परिवार में? हर बार मौत का कारण या तो प्राकृतिक बताया गया या कोई अचानक हुई घटना। बिल्कुल साफ। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है ना? बिल्कुल साफ। हर मौत के आसपास जॉली की मौजूदगी। अक्सर खाना या पानी उसी ने दिया होता था, और हर बार उसका व्यवहार, दुख, सदमा, देखभाल इतना विश्वसनीय लगता था कि सवाल उठाने की हिम्मत कौन करता? यहीं पर मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। एक ही परिवार में इतनी मौतें, वो भी मिलते जुलते हालात में,
ये किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन परिवार के अंदर वो विश्वास और अपनेपन का बंधन इतना मजबूत होता है कि लोग कई बार सच को देखना ही नहीं चाहते। इसे विलफुल ब्लाइंडनेस या जानबूझकर अनदेखा करना कह सकते हैं। जानबूझकर अनदेखा करना। इस तरह की सीरियल पॉइजनिंग, वो भी 1 दशक से ज्यादा समय तक, ये सिर्फ जहर की जानकारी से मुमकिन नहीं है। इसके लिए असाधारण प्लानिंग चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, भावनाओं को छुपाने की क्षमता। सही कहा। गहरी मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। तो ये सिलसिला सालों चलता रहा, पर कब तक? आखिरकार शक की एक चिंगारी सुलग ही गई। रॉय थॉमस की बहन रोजी थॉमस, जो अमेरिका में रहती थी, उन्हें यह सब बहुत अजीब लग रहा था। हाँ, रोजी। एक ही घर में इतने लोग कैसे मर सकते हैं और हर बार जांच क्यों नहीं होती? उनके भाई रॉय की मौत के बाद एक पोस्टमार्टम हुआ था जिसमें साइनाइड का जिक्र भी था, पर उस जांच को भी दबा दिया गया था। रोजी को यह बात खटक रही थी। और उन्होंने हिम्मत दिखाई। हाँ, हिम्मत दिखाई। भारत वापस आकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और रॉय की मौत समेत सभी मौतों की नए सिरे से जांच की मांग की। ये एक बहुत अहम मोड़ था। इससे सवाल उठता है कि पहले शक क्यों नहीं दबाया गया या गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। सही। रोजी का कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने वो पारिवारिक दबाव और सब ठीक है वाली सोच को चुनौती दी। अक्सर करीबी रिश्तों में हम चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं अपना कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ, ये सोच तो रहती ही है। ये सोच शक को पनपने नहीं देती। रोजी ने इस सोच को तोड़ा। ये दिखाता है कि कभी-कभी सच जानने के लिए बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाना कितना जरूरी होता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। रोजी की शिकायत ने पुलिस को फिर से हरकत में ला दिया। पुराने केस दोबारा खोले गए और फिर वो कदम उठाया गया जो इस केस का टर्निंग पॉइंट बना। कब्रों को खोदना। हाँ, कब्रों को खोदकर मृतकों के अवशेषों को फोरेंसिक जांच के लिए निकालना। ये काम भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन सच सामने लाने के लिए जरूरी था। बहुत जरूरी। और फोरेंसिक रिपोर्ट ने उसने सारे शक को यकीन में बदल दिया। कम से कम कुछ शवों के अवशेषों में साइनाइड की मौजूदगी की पुष्टि हुई। मिल गया साइनाइड। हाँ, वही जहर जिसका शक सालों से दबी जबान में था। जांच के दौरान जॉली के घर से भी साइनाइड के अंश मिलने की बातें सामने आईं। यहाँ फोरेंसिक विज्ञान की ताकत दिखती है। देखिए, साइनाइड शरीर में जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है और समय बीतने के साथ खासकर दफनाए गए शवों में इसके निशान मिलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। लेकिन आधुनिक तकनीकें जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत कम मात्रा में भी रसायनों की पहचान कर सकती हैं। इस केस में सालों बाद भी साइनाइड के अंश मिलना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे ठंडे पड़ चुके मामलों को भी सुलझाने और न्याय दिलाने में मदद कर सकता है, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना गुजर गया हो। बिल्कुल। तो अब सवाल ये था कि ये साइनाइड जॉली तक पहुंचा कैसे, मतलब उसे मिला कहां से? हाँ, ये एक बड़ा सवाल था। जांच की सुई फिर घूमी जॉली के एक दोस्त MS मैथ्यू की तरफ। मैथ्यू? हाँ, वो एक ज्वेलरी की दुकान में काम करता था और सोने के काम में साइनाइड का इस्तेमाल होता है, सफाई वगैरह के लिए। ओहो। शक था कि मैथ्यू ने ही जॉली को साइनाइड मुहैया कराया। एक और व्यक्ति प्रजय कुमार, जो सोना सप्लाई करता था, उस पर भी साइनाइड देने का आरोप लगा। ये पहलू इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कितने खतरनाक रसायन गलत हाथों में कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं। हाँ, ये तो है। साइनाइड के गुण ही इसे गुप्त हत्याओं के लिए एक खतरनाक विकल्प बनाते हैं। जैसा हमने पहले बात की, तेज असर, लक्षण दूसरी बीमारियों जैसे लगना, पानी में घुल जाना। हाँ, पानी में घुलनशील होना और कम मात्रा में गंध का पता न चलना। इसे रोजमर्रा की चीजों, कॉफी, सूप, पानी या इस मामले में तो कहा गया कि मटन करी या बिरयानी में मिलाना आसान था। बाप रे। पीड़ित को शायद स्वाद में हल्का सा कड़वापन लगे या शायद वो भी नहीं। मौत जल्दी होती है, जिससे जांचकर्ताओं को गुमराह करना आसान हो जाता है। तो आखिर ये सब क्यों? क्या था जॉली का मकसद? इतना सब कुछ क्यों किया? पुलिस जांच और बाद में जॉली के बयानों से जो तस्वीर उभरी, वो लालच और नियंत्रण की थी। पैसा और पावर। हाँ, मुख्य मकसद था पारिवारिक संपत्ति और घर पर पूरा अधिकार जमाना। आरोप तो ये भी है कि उसने इसके लिए एक नकली वसीयत भी बनवाई थी। अच्छा। उसने पहले पति रॉय थॉमस को रास्ते से हटाया, फिर उसने रॉय के चचेरे भाई शाजू से शादी कर ली, जिसकी पहली पत्नी और छोटी बेटी की भी पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। उन मौतों में भी जॉली पर शक है। हाँ, उन मौतों में भी अब जॉली पर शक गहरा गया है।
ऐसा लगता है कि जिसने भी उसके रास्ते में बाधा डाली या जिसे उसने अपने लिए खतरा समझा, वो साइनाइड का शिकार बन गया। और हत्या का तरीका देखिए कितना ठंडा और कितना निजी। अपने ही हाथों से जहर परोसना उन लोगों को जिन पर वो प्यार लुटाने का नाटक करती थी। 18 साल। 18 साल, ये दोहरा जीवन जीना। हाँ, एक आदर्श महिला का मुखौटा पहने रखना, शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि कोई उस पर शक ही नहीं कर पाया। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ हत्याओं का मामला नहीं, एक लंबी सोची समझी धोखाधड़ी थी। मकसद भले ही संपत्ति और नियंत्रण जैसे आम लगे, लेकिन इसे हासिल करने का तरीका और इसकी अवधि वो इसे असाधारण बनाते हैं। जॉली का व्यवहार उन लक्षणों की ओर इशारा कर सकता है जिन्हें हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या साइकोपैथी से जोड़ते हैं, यानी गहरी सहानुभूति की कमी, दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना और अक्सर अपने किए पर कोई पछतावा महसूस न करना। कोई पछतावा नहीं। हाँ, एक तरह की भावनात्मक शून्यता है जो उन्हें ऐसे काम करने देती है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। 18 साल तक बिना पकड़े गए ये सब करते रहना, इसके लिए सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि शायद ज़मीर का पूरी तरह से सुनना होना जरूरी है। और फिर अक्टूबर 2019 में ये पूरा ताना बाना टूट गया। आखिरकार फॉरेंसिक सबूतों और पुलिस जांच के दबाव में जॉली जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ उसके 2 सहयोगियों मैथ्यू और प्रजी कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। और फिर आया वो क्षण जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। पूछताछ के दौरान जॉली ने कथित तौर पर 6 हत्याएं करने की बात कबूल कर लिया। हाँ, लेकिन जो बात शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी, वो मीडिया रिपोर्ट्स में आई कि कबूलनामे के दौरान और बाद में भी उसके चेहरे पर कथित तौर पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि कभी-कभी वो मुस्कुरा भी रही थी। हाँ, जैसे ये सब कुछ सामान्य हो। ये व्यवहार मनोवैज्ञानिक रूप से कई सवाल खड़े करता है। क्या ये अपराध बोध की पूरी कमी है? क्या ये इतने सालों के धोखे का नतीजा है कि अब सच और झूठ का फर्क ही मिट गया? या ये भी ध्यान भटकाने या स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने का एक और तरीका था? कह नहीं सकते। ये सच्चाई से कितना अलग हो सकता है? तो कोडाथाई साइनाइड हत्याकांड हमें क्या दिखाता है? ये कहानी 18 साल के धोखे की, भरोसे के कत्ल की, साइनाइड जैसे जहर के खामोश वार की और आखिरकार विज्ञान की मदद से सच के सामने आने की। ये एक डरावना रिमाइंडर है कि कैसे सबसे साधारण दिखने वाले चेहरों के पीछे भी सबसे गहरे राज छिपे हो सकते हैं, जैसा किसी ने कहा है। और ये बात यहाँ कितनी सटीक लगती है। कभी कभी मौत चीखती नहीं, वो मुस्कुराकर सामने खड़ी रहती है। सही कहा। ये मामला हमें रिश्तों में विश्वास की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करता है। हम बाहरी दिखावे पर कितना निर्भर करते हैं और असलियत कितनी अलग हो सकती है। ये विचार ही परेशान करने वाला है कि खतरा हमारे कितने करीब जाने पहचाने चेहरों के पीछे छिपा हो सकता है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि शक के छोटे छोटे संकेतों को भी गंभीरता से लेना चाहिए, खासकर जब पैटर्न्स अजीब लगें। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस घटना ने कोडाथाई जैसे छोटे घनिष्ठ समुदाय और खासकर उस परिवार के बचे हुए लोगों पर क्या असर डाला होगा? गहरा असर पड़ा होगा। वो डर, वो अविश्वास शायद आज भी वहां की हवा में महसूस होता होगा। क्या ये महज एक किंवदंती है, जैसा कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि बारिश के दिनों में आज भी उस घर के आसपास साइनाइड की गंध आती है? शायद नहीं। लेकिन ये उस गहरे सदमे और भरोसे के टूटने का प्रतीक जरूर है जो ऐसी घटनाएं अपने पीछे छोड़ जाती हैं।